शादी के बाद पहली बार मैं अपने पति के साथ हनीमून पर घूमने गई थी, जिसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित थी। मैंने वहाँ पर अपने हर दिन को खूबसूरत बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। वहाँ पहुँचने की पहली रात को जब मेरे पति बाहर से कमरे में आए तो मैं उनके लिए ऐसे कपड़ों को पहनकर तैयार हुई थी जिससे वो खुद पर कोई पाबंदी ना रख पाएँ। मुझे उम्मीद थी कि मैं जैसा पति अपने लिए चाहती थी, मेरे पति बिल्कुल वैसे ही हों। वह हमारे रिश्ते की शुरुआत बहुत ही अच्छे से करें और मेरी बहुत ज़्यादा फ़िक्र करें। लेकिन उन्होंने मेरे साथ जो किया वह मेरी बर्दाश्त से बाहर होता चला जा रहा था। मैं बेहाल हो गई थी क्योंकि उन्होंने तो मेरा नाम श्वेता है। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ। मेरा रंग दूध के जैसा गोरा है और मेरे घने लंबे काले बाल हैं। मेरी आँखें बड़ी बड़ी हैं। जो भी मुझे एक बार देखता वह देखता ही रह जाता और बिना मेरी तारीफ़ किए रह ही नहीं पाता था। मैं जब 22 साल की हो गई तो मेरे मम्मी पापा मेरे लिए कई सारे रिश्ते ढूंढने लगे। मैं शुरू से ही बहुत चंचल स्वभाव की रही थी और मेरे काफ़ी सारे ख्वाब थे। मैं कभी भी एक ही तरह की घिसी पिटी लाइफ नहीं जीना चाहती थी। मैंने हमेशा यही सपना देखा था कि मेरा जो पति हो वह दिखने में बहुत ही हैंडसम हो और मुझे बहुत प्यार करने वाला हो, मेरी बहुत फ़िक्र करने वाला हो। इसके साथ ही वह मेरा दीवाना हो जाए, हमेशा मेरे ही आगे पीछे घूमता रहे और मैं जब भी उसके लिए सज धज के तैयार हो तो वह मेरी खूबसूरती में पूरी तरह से डूब जाए। वह मेरे लिए वह सब कुछ करे जो एक फ़िल्म का हीरो अपनी हीरोइन के लिए करता है। यही सब सोच सोच कर मैं बहुत खुश होती थी कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मुझे मेरा सपनों का राजकुमार मिल जाएगा। इधर मेरी शादी की बात एक जगह पर पक्की हो गई। जब वह लड़का मुझसे मिलने आया तो वह मुझे बहुत ही सीधा साधा सा लगा। उसकी सादगी मुझे हद से ज़्यादा भा गई थी। ज़्यादातर मामलों में मैंने ही उससे सारे सवाल किए थे, वह तो बस चुपचाप बैठा रहा। मुझे उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये तो बिल्कुल उन पतियों में से है जो अपनी पत्नियों के इशारों पर चलते हैं। इन सब चीज़ों से मैं अंदर ही अंदर खुश ही हो रही थी क्योंकि एक तो ये लड़का बहुत ही कम बोलता था, तो इससे शादी करने से पूरी ज़िंदगी मुझे ही ज़्यादा बोलने को मिलता। दूसरा, मैं उसे देखकर ये समझ पा रही थी कि मैं उसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी हूँ और ये इतना सीधा है कि शायद ही है जो इसने कभी कोई महिला मित्र बनाई हो। मैं भी अपने जीवन में किसी ऐसे ही लड़के को चाहती थी जिसके लिए पहली औरत सिर्फ मैं ही हूँ और मेरे आने के बाद वह कभी किसी औरत को नज़र उठाकर भी ना देखे। इसीलिए मैंने पापा को तुरंत ही हाँ कर दी और इसके बाद हमारी शादी तय हो गई। मेरे घर वालों को भी ये रिश्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि यहाँ पर मेरे ससुराल में मेरे ससुर और मेरे पति के अलावा कोई भी नहीं था। मेरी सास का देहांत तो काफ़ी पहले ही हो चुका था। मेरे पति की परवरिश अकेले मेरे ससुर ने ही की थी। शादी के बाद विदा होकर जब मैं अपनी ससुराल पहुंची तो वहां पर मेरी स्वागत की सारी तैयारियां मेरे ससुर जी ने की थी। वह बहुत ही हंसमुख स्वभाव के और खुले विचारों के लग रहे थे। वह बार बार इशारों इशारों में दबी जुबान से अपने बेटे को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे मैं घूंघट की आड़ से अंदर से देखकर समझ रही थी कि वह अपने बेटे को क्या समझा रहे हैं। लेकिन मेरे पति, वह तो उनकी बात सुनते ही ऐसे सहम रहे थे जैसे वह उन्हें न जाने क्या समझा रहे हों। मेरे पति तो बहुत ही डरे डरे से महसूस हो रहे थे, जिसे देखकर मुझे बार बार हंसी आ रही थी। इसके बाद जब रात को मैं अपने कमरे में जाने वाली थी तो मेरे ससुर जी ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, श्वेता बेटा, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी और मेरे बेटे की भी। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरा बेटा बहुत ही सीधे स्वभाव का है, वह बहुत शर्मीला भी है। इसीलिए अब सारी चीज़ों में तुम्हें ही आगे से बढ़कर जिम्मेदारी लेनी होगी और इसकी जिम्मेदारी भी उठानी होगी। वह शायद ही है जो अपने मन की बात कभी तुमसे कहे, इसीलिए तुम्हें खुद ही पहल करके उससे उसके मन की बात को जानना होगा। वह बचपन से ऐसा ही है, हर वक्त बस चुपचाप और शांत रहता है। मुझे ही हमेशा
उसके साथ ज़बरदस्ती करके उसके मन की बात को उगलवाना पड़ता है। वो सीधे तरीके से कोई बात बताता ही नहीं है। इसीलिए तुम भी अब इस बात को गांठ बांध लो कि तुम्हें भी यही जिम्मेदारी उठानी है। मैंने अपने ससुर जी की बात पर हामी भर दी और उसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई। मेरा कमरा बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। ये देखकर मैं बहुत खुश हो गई थी। थोड़ी देर के बाद जब मैं सुहाग सेज पर बैठकर अपने पति का इंतज़ार कर रही थी तो मेरे पति नीलेश कमरे में आए। वह सच में बड़े ही घबराए हुए लग रहे थे। उन्हें पसीना आ रहा था। ये देखकर मुझे बार बार हंसी आ रही थी कि इतना ज़्यादा डरपोक इंसान तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। कमरे में आने के कुछ देर तक तो वो चुपचाप खड़े रहे। उसके बाद उन्होंने जैसे ही पानी पीने के लिए पानी का गिलास उठाया, मैंने उनसे कहा कि क्या आपको गर्मी लग रही है? आप कहें तो मैं एसी ऑन कर दूं। मेरे इतना कहते ही वह ना जाने क्यों बुरी तरह से घबरा गए और उनके हाथ से वह पानी का गिलास छूट गया। इस पर मैं और भी ज़्यादा हंसने लगी। मेरे इस तरह हंसने से वह बेचारे असहज महसूस करने लगे। मैंने जब उनकी ऐसी हालत देखी तो उनसे माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि क्या हुआ, तो वह कहने लगे कि वो मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। शादी के काम काज की वजह से मुझे बहुत थकान हो गई है, बस इसीलिए मैं सोना चाहता हूँ। उनकी ये बात सुनकर मुझे बहुत ही गहरा धक्का लगा था, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा को मानते हुए मैंने उनकी इस बात में रजामंदी दे दी और फिर हम दोनों आराम से लेट कर सो गए। अगली सुबह से मैंने अपनी ससुराल की पूरी जिम्मेदारी उठानी शुरू कर दी। धीरे धीरे कुछ दिन बीते। मेरी पग फेरे की रस्म भी हो चुकी थी और मैं वापस अपने ससुराल आ गई थी। लेकिन मैं नोटिस कर रही थी कि मेरे पति मुझसे बहुत ही कम बात करते थे और जब भी मैं उनके करीब जाने की कोशिश करती तो वह मुझसे दूर दूर भागते रहते थे। मैंने उनसे इसकी कई बार वजह पूछी, लेकिन वह हर बार यही कहकर टाल देते कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी शादी को धीरे धीरे 1 हफ्ता हो गया, लेकिन शादी के बाद जो भी चीज़ें होती हैं वैसा हमारे रिश्ते में कुछ भी नहीं था। इस बात से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि मैंने अपनी शादी को लेकर बहुत ही रंगीन सपने सजाए हुए थे। जिस वजह से एक दिन परेशान होकर मैंने अपने मन की बात अपनी सहेली से बांटी तो वह मुझसे कहने लगी कि हो सकता है जीजा जी इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा घबराते हों। जैसा कि तुमने बताया कि तुम्हारे ससुर ने भी कहा था कि उनके मन की बात को उनसे ज़बरदस्ती उगलवाना पड़ता है, तो इसीलिए इन सब चीज़ों में भी अब तुम्हें ही पहल करनी होगी। मैंने सोचा कि शायद वह ठीक कह रही है, इसलिए मैं आगे की योजना बनाने लगी कि अब मैं क्या करूं। उसी वक्त मेरे ससुर जी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। जब मैं वहां गई तो वहां पर नीलेश पहले से ही मौजूद थे। मेरे ससुर जी ने मुझे कहा कि मैं तुम लोगों को हनीमून के लिए शिमला भेज रहा हूँ। ये ट्रेन की टिकट्स हैं और वहाँ पर होटल में रहने खाने का इंतज़ाम भी कर दिया है। ये सुनकर तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। उस वक्त मैंने अपने पति को भी खुश ही देखा। ये देखकर मुझे थोड़ा सा सुकून मिला कि चलो कम से कम नीलेश भी इस बात से खुश तो हैं। इसके बाद अगले दिन ही मैं अपने पति को लेकर शॉपिंग पर निकल गई और वहाँ पर जाकर मैंने एक से एक खूबसूरत ड्रेस खरीदी जिन्हें मैं शिमला में पहन सकूं और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए भी मैंने इस तरह की ड्रेसेस खरीदी जिससे मेरे पति मेरी तरफ खिंचे चले आए। इधर हम लोग 2 दिन के बाद शिमला पहुंच चुके थे। जब मैं शिमला के होटल में पहुंची तो वहां पर मैंने अपने कॉलेज के दोस्त को देखा। तब मुझे पता चला कि वह होटल तो मेरे दोस्त का ही था। उसने बहुत ही गर्मजोशी से मेरा और मेरे पति का स्वागत किया। मैंने अपने पति को उससे इंट्रोड्यूस करवाया कि इसका नाम संजय है और ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। संजय ने कहा कि तुम दोनों यहाँ आराम से रहो और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझे फ़ोन कर देना। उसने अपना पर्सनल नंबर भी हम दोनों को दे दिया। इसके बाद रूम में पहुंचकर हम फ्रेश हो गए। फिर मैंने अपने पति से थोड़ी बहुत बातचीत करना शुरू की। उस दिन हमने खुलकर एक दूसरे के बारे में जाना। काफ़ी टाइम के बाद हम दोनों अब एक दूसरे के साथ से बहुत खुश थे। मैंने अपने पति को बताया कि मैं हमेशा से एक ब्यूटिशियन बनना चाहती थी और ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना चाहती हूँ। इस बात पर नीलेश ने तुरंत ही कहा
कि तो फिर देर किस बात की है, यहाँ से लौटने के बाद तुम ब्यूटिशियन का कोर्स करना शुरू कर देना। नीलेश के मुंह से ये बात सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब तो मैं सच में अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझने लगी थी कि मुझे बिल्कुल वैसा ही पति मिला है जैसा कि मैं चाहती थी। मैंने नीलेश से कहा कि क्या मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? इस पर नीलेश ने कहा कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, पसंद आई हो तभी तो तुमसे शादी की है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि तुमसे खूबसूरत लड़की तो मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखी। उनकी इस तारीफ से तो मेरा चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया था। अभी हम लोग बैठे हुए ही थे कि तभी हमारे कमरे की बेल बजी और मेरा दोस्त हम लोगों के लिए एक स्पेशल ट्रीट लेकर आया, जिसे देखकर मैं और मेरे पति बहुत खुश हो गए। उसके बाद मैंने अपने दोस्त से कहा कि वह भी हमारे साथ ही बैठकर वहाँ नाश्ता करे। नीलेश भी सबसे बहुत खुश थे। इसके बाद नीलेश शाम को किसी काम से बाहर चले गए। मुझे भी इसी मौके की तलाश थी। मैंने सोचा कि जब वह लौट कर आएंगे तो मैं उन्हें एक ऐसा सरप्राइज़ दूंगी जिससे आज वह मुझसे दूर नहीं रह पाएंगे। रात को जैसे ही नीलेश कमरे में आए और उन्होंने मुझे जब उस खूबसूरत ड्रेस में देखा तो उनके तो होश ही उड़ चुके थे। इधर वह शर्म से घबराए हुए सिमटे जा रहे थे और दूसरी तरफ मैं उनकी तरफ आगे बढ़ रही थी। आज मुझे पूरी उम्मीद थी कि हमारा रिश्ता पूरा हो जाएगा और सच में आज नीलेश मेरा हर चीज़ में साथ दे रहे थे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन तभी न जाने ऐसा क्या हुआ कि एकदम से नीलेश भागकर बाथरूम में चले गए। मुझे लगा कि शायद उनकी तबीयत खराब हो गई है। मैंने तुरंत ही बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाकर उनसे पूछा तो कुछ देर तो उनका जवाब ही नहीं आया। लेकिन इधर जब मैं हद से ज़्यादा परेशान होने लगी तब उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। शायद उन्होंने कुछ गड़बड़ खा लिया है जिसकी वजह से उनका पेट खराब हो गया है। ये सुनकर तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। मेरी बनी बनाई सारी योजना पर पानी फिर गया था। जैसे तैसे आज मैंने अपने पति को उनके शर्म के जाल से छुड़ाया हुआ था, लेकिन मेरी सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। इसके बाद 2-3 दिन हम लोगों के इसी तरह से सिर्फ बाहर घूमने फिरने में चले गए। कमरे में जब भी मैं नीलेश के करीब आने की कोशिश करती तो ना जाने ऐसा क्या होता कि नीलेश भागकर तुरंत ही बाथरूम में चले जाते। मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था। उसी वक्त नीलेश के सबसे अच्छे दोस्त का मेरे पास फ़ोन आया और उसने मेरी बात अपनी पत्नी से कराई। शादी के बाद मेरी नीलेश के दोस्त अमन की पत्नी से काफ़ी अच्छी बनने लगी थी। जब उसकी पत्नी ने मुझसे कहा कि वहाँ तो आप खूब मज़े कर रही होंगी तो वह मुझसे मजाकिया लहजे में वैसी बातें करके मुझे छेड़ने लगी। इस पर मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई और फ़ोन पर ही फूट फूट कर रोने लगी। उसने परेशान होकर मुझसे मेरे रोने की वजह पूछी तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर वह खुद भी परेशान हो गई और उसने ये पूरी बात नीलेश के दोस्त को भी बता दी। नीलेश के दोस्त अमन ने मुझसे कहा कि भाभी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, एक बार नीलेश को यहाँ आने दीजिए, मैं खुद इस बारे में उससे बात करूँगा। इस बात से मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई, लेकिन फिर भी मैं जो भी कुछ सोचकर यहाँ पर आई थी वैसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था। इस वजह से मेरे और नीलेश के बीच में काफ़ी बड़ा झगड़ा हो गया और जब हम यहाँ से लौटे तो हमारे बीच बहुत तनाव पनप चुका था। मेरे ससुर जी ने जब हम दोनों को घर वापसी के दौरान भी लड़ते हुए देखा तो वह भी बहुत परेशान हो गए। वह कहने लगे कि मैंने तो इसलिए तुम दोनों को बाहर भेजा था ताकि तुम लोग एक दूसरे को और भी ज़्यादा जान सको और ज़्यादा करीब आ सको, लेकिन आखिर ये सब क्या है? वह बार बार नीलेश से हमारे झगड़े की वजह पूछ रहे थे, लेकिन नीलेश तो हमेशा की तरह अपने मुंह में दही जमाए हुए थे, जिस वजह से मैं हद से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई और मैंने गुस्से में आकर उनसे वह सब कुछ कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, जिससे नीलेश को बहुत ही गहरा धक्का लगा और वह मुझसे अब और भी ज़्यादा नाराज़ हो गए। अपनी इस गलती पर मुझे गुस्सा शांत होने के बाद खुद भी अफसोस हुआ कि मुझे कम से कम नीलेश के पिताजी से तो इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त मैं खुद भी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी कि अपनी ज़ुबान पर लगाम नहीं लगा सकी।
इधर धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन अभी भी हमारा रिश्ता पूरी तरह से अमल नहीं हो सका था। हमारे बीच बातचीत भी काफ़ी कम हो गई थी। इसी बीच नीलेश के दोस्त अमन मेरे पास आए और कहने लगे कि भाभी, अब आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, आज से देखिएगा नीलेश बिल्कुल बदल जाएगा। ये कहकर वह नीलेश को अपने साथ ले गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अमन आज ऐसा क्या करने वाले हैं। इसीलिए मैंने अमन की पत्नी को फ़ोन लगाकर सब कुछ पूछा, तो उसने मुझे बताया कि दरअसल अमन आज नीलेश को उस तरह की फिल्म दिखाने ले गए हैं ताकि उसके अंदर की जो भी दबी हुई भावनाएं हैं वह शायद बाहर आ जाएं। ये सुनकर मैं थोड़ा खुश हुई कि शायद ये तरकीब काम कर जाए। लेकिन जब नीलेश घर लौटकर आए तो वह बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और उनके बातचीत के अंदाज से मुझे ये समझ आ गया कि उनका और अमन भैया का भी झगड़ा हो चुका था। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात हो गई? मैं तो इधर नीलेश से बात कर नहीं रही थी, इसीलिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जिस वजह से मैंने छत पर जाकर अमन की पत्नी को फ़ोन किया तो उसने मुझे बताया कि जैसे ही नीलेश भैया ने देखा कि अमन उन्हें यहाँ पर किस काम के लिए लेकर आए हैं तो कुछ देर तो वह बैठे रहे, लेकिन उसके बाद वो उठकर जाने लगे। वह कहने लगे कि मुझे कुछ दिक्कत हो रही है, लेकिन अमन उन्हें वहाँ पर बिठाकर वह फिल्म देखने के लिए मजबूर कर रहे थे, जिस वजह से नीलेश भैया भड़क गए और उन्होंने बहुत ही उल्टी सीधी अमन को सुनानी शुरू कर दी, जिसके कारण उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। और गुस्से में अमन ने शिमला में जो कुछ भी मेरे और नीलेश के बीच में हुआ वह सब कुछ गुस्से में कह डाला और कहा कि नीलेश को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुनकर नीलेश और भी ज़्यादा नाराज़ हो गए। ये सुनकर तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। एक तो पहले ही मैंने जो कुछ भी अपने ससुर जी को बताया उससे नीलेश मुझसे नाराज़ लग रहे थे, लेकिन अब जब उन्हें ये पता चल गया कि मैंने अमन भैया और उनकी पत्नी को भी ये सारी बातें बता दी हैं तो अब तो मामला और भी ज़्यादा बिगड़ गया। और हुआ भी यही, लौटने के बाद नीलेश ने मेरे सामने रोना शुरू कर दिया। वह कहने लगे कि तुम एक बहुत बुरी औरत हो, तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती करके रख दी है, तुमने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वह जैसा सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन नीलेश किसी छोटे बच्चे की तरह रोए चले जा रहे थे। मैंने उनसे कई बार पूछने की कोशिश भी की कि आखिर बात क्या है, कम से कम अब तो आप मुझे बताइए, लेकिन वह कुछ भी बताने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई, जिस वजह से मुझे हद से ज़्यादा गुस्सा आ गया और फिर हमारा एक बार फिर से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। इधर कुछ दिनों के बाद मेरा दोस्त संजय, जो मुझे शिमला में मिला था, वह मेरे घर पर मिलने के लिए आया। जब वह मेरे घर आया तो बहुत ही महंगे महंगे गिफ्ट्स मेरे और नीलेश के लिए लेकर आया। दरअसल उसके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वह एक करोड़पति परिवार से ताल्लुक़ रखता था। उसके जाने के बाद न जाने क्यों, लेकिन नीलेश ने मुझसे झगड़ा करना शुरू कर दिया और मेरे और संजय को लेकर बहुत ही अनर्गल बातें करने लगा। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन नीलेश मानने को तैयार ही नहीं थे। वह मुझसे कहने लगे कि संजय मेरे चक्कर में बार बार घर आ रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैं खुद भी उससे मिलने के लिए बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती हूँ, जबकि मैंने तो आज तक कभी भी बालकनी से संजय को नहीं देखा था। मैंने कहा कि आपका तो दिमाग खराब हो गया है, आप मेरी बात सुन भी नहीं रहे हैं, बस आपके मन में जो भी आ रहा है वह बोले चले जा रहे हैं। आप मुझ पर आखिर शक भी कैसे कर सकते हैं? आपने मेरे चरित्र पर सवाल उठाकर बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। फिर मैंने कहा कि अगर आपके और मेरे बीच में झगड़ा हो रहा है तो इसकी वजह संजय नहीं बल्कि आप खुद हैं, क्योंकि आप में वह बात ही नहीं है जो हमारे रिश्ते को आगे बढ़ा सके। इस बात से नीलेश के अहंकार को झटका लगा। वह कहने लगे कि अगर मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ
तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो। उनकी ये बात सुनकर मुझे बहुत ठेस पहुंची और मैंने तुरंत ही अपना बैग पैक किया और अपने मायके के लिए निकल गई। इधर जब मैं घर पहुंची तो मेरे घर वाले मुझे ऐसे अचानक देखकर बहुत परेशान होने लगे, लेकिन मैंने बहाना कर दिया कि मैं बस कुछ दिनों के लिए ही यहाँ पर रहने आई हूँ। मेरे दिमाग में अभी भी नीलेश की वही बातें घूम रही थीं। मुझे नीलेश पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वह कैसे मुझ पर शक कर सकता है। मैंने आज तक सिर्फ और सिर्फ नीलेश को ही अपने दिल में जगह दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मेरे चरित्र पर उंगली उठाई, जिससे मुझे बहुत ठेस पहुंची थी और मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं नीलेश को माफ़ नहीं करने वाली हूँ। एक तो उनमें जो भी कमी है वह मुझे बता नहीं रहे, दूसरा वह मुझ पर खुद ही उल्टा हमारे रिश्ते के खराब होने का इल्ज़ाम लगा रहे थे, जिसके लिए उन्होंने मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और मेरा गुस्सा शांत होने लगा, जिससे मुझे बार बार नीलेश की याद आ रही थी। इसीलिए मैं अमन भैया से नीलेश के बारे में जानकारी लेती रहती थी। उन्होंने मुझे बताया कि नीलेश की हालत भी मेरे बिना बहुत ख़राब है। वह अब पहले से भी कम बात करने लगे हैं और ज़्यादा किसी से मिलते जुलते भी नहीं हैं। यहाँ तक कि वह अपने काम पर भी ठीक से नहीं जा रहे हैं। ये सब सुनकर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे पति किस बात से इतना परेशान हैं और वह चाहते क्या हैं। हमारे झगड़े को तकरीबन 2 महीने बीत गए और बात तलाक तक आ गई। 2 महीने के बाद एक दिन नीलेश का मेरे पास फ़ोन आया और कहा कि वह मुझसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाया। मैंने भी उन्हें वहाँ मिलने की हामी भर दी, क्योंकि मैं नीलेश से अपने रिश्तों को सुधारना चाहती थी और उन्हें बताना चाहती थी कि उन्हें गलतफहमी हुई है। इसके बाद शाम को अच्छे से तैयार होकर मैं खुशी खुशी नीलेश से मिलने के लिए पहुंच गई। रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद मुझे नीलेश कहीं दिख नहीं रहे थे, तो मैं उन्हें यहाँ वहाँ ढूंढने लगी कि तभी अचानक दूर एक टेबल पर मुझे नीलेश दिखाई दिए। मैं तुरंत ही दौड़ती हुई उनकी तरफ भागी, लेकिन जैसे ही मैं एक पिलर के पास पहुंची, मैंने नीलेश के सामने से संजय को आते हुए देखा। संजय बहुत ही गर्मजोशी से नीलेश से मिलने के लिए आया। ये देखकर मेरे कदम एकदम से ठिठक गए। अब तो मुझे गुस्सा आने लगा, क्योंकि हमारे बीच में झगड़ा भी अब तक संजय की वजह से ही हुआ था। ऊपर से आज जब हमारी मुलाकात होने वाली थी तो संजय फिर से एक बार यहाँ आ टपका। संजय को देखकर नीलेश के चेहरे के भाव भी बदल गए। संजय ने नीलेश को वहीं टेबल पर बिठाया और उससे बातें करना शुरू की। मैं वहीं पर चुपचाप खड़े होकर उन दोनों की बातें सुनने लगी। संजय ने कहा कि मुझे पता चला कि तुम्हारा और श्वेता का तलाक होने वाला है। ये कहते हुए संजय के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, जिस बात से नीलेश बुरी तरह से चिढ़ गए और कहने लगे, क्यों, तुम्हें इस बात से इतनी खुशी आखिर क्यों हो रही है? इस पर संजय ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा और उसका तलाक क्यों हो रहा है। जिससे नीलेश ने कहा कि अगर तुम वजह जानते हो तो फिर मेरे जले पर नमक क्यों छिड़क रहे हो। संजय ने कहा, देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी परेशानी क्या है। मैं भी इसी परेशानी से गुजर चुका हूँ, क्योंकि हम ये परेशानी किसी से बता नहीं सकते, इसीलिए हम हद से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। नीलेश ने कहा कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। इस पर संजय ने कहा कि दरअसल होटल में भी तुम्हारा और श्वेता का जब झगड़ा हुआ था तो उस वक्त मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली थी, जिससे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुम कौन हो और तुम्हारी पसंद क्या है। उस वक्त नीलेश को संजय की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैं अब सब कुछ समझ चुकी थी और बस इसीलिए मुझे अब उनकी बातें सुनकर बहुत मज़ा आ रहा था और हंसी भी आ रही थी। इधर नीलेश बार बार कंफ्यूज हो रहे थे और संजय से कह रहे थे कि तुम साफ साफ शब्दों में क्यों नहीं कहते जो भी तुम कहना चाहते हो। मेरे और श्वेता के झगड़े की वजह तुम हो। ये सुनकर तो संजय और भी ज़्यादा खुश हो गया। वह कहने लगा, क्या सच में? मैं सच बताऊं तो जब से मेरी तुमसे मुलाकात हुई है तब से तो मैं बस यही दुआ कर रहा था, और देखो आज मेरी दुआ कबूल हो गई।
नीलेश ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने एक पति पत्नी का घर उजाड़ दिया और इस बात पर तुम खुश हो रहे हो। इस पर संजय ने कहा कि इसमें शर्म आने वाली क्या बात है, बल्कि अब तो तुम्हारी चीज़ें सुधर जाएंगी और जो तुम जैसा चाहते हो तुम्हें वही वैसा ही मिलेगा। नीलेश ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे और श्वेता के बीच में जो भी था क्या मैं नहीं जानता? अब इस बार कंफ्यूज होने की बारी संजय की थी। संजय ने कहा कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो नीलेश ने कहा कि तुम क्यों बार बार मेरे घर आ रहे थे, ये मुझे समझ आ चुका था, और तुम मेरे घर के चक्कर भी काट रहे थे, ये भी मैंने देखा था। तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे घर के चक्कर काटोगे और श्वेता को बालकनी में बुलाकर चुपके से मिलोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? इस पर संजय ने कहा कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारे घर के चक्कर काट रहा था, लेकिन मैं श्वेता से मिलने के लिए नहीं आ रहा था। नीलेश ने कहा, श्वेता से मिलने नहीं आ रहे थे तो फिर किससे मिलने आ रहे थे? उसके बाद संजय ने जो कहा उसे सुनकर तो नीलेश के होश उड़ गए। संजय ने कहा कि मैं तो तुमसे मिलने के लिए आ रहा था। सच बताऊं, जब से मैंने तुम्हें शिमला में पहली बार देखा तब से ही मैं अपना दिल तुम पर हार बैठा था और दिल ही दिल में दुआ करने लगा था कि काश तुम मुझे मिल जाओ। और फिर जब मैंने तुम्हारे और श्वेता के झगड़े और तलाक की खबर सुनी तब तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं इसीलिए बार बार तुम्हारे घर भी आता था ताकि तुमसे मिल सकूं, तुम्हें देख सकूं। नीलेश बेचारे बुरी तरह से घबरा गए। कहने लगे, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम सच में मेरे लिए आ रहे थे? इस पर संजय ने कहा, हाँ, और क्या, और तुम्हें क्या लगा? नीलेश अपने आप में ही बोलते हुए बोले, लेकिन मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। मुझे तो लगा कि तुम श्वेता से। संजय ने कहा कि क्या तुम्हें श्वेता ने मेरे बारे में नहीं बताया? नीलेश ने कहा, श्वेता ने तो तुम्हारे बारे में ये कहा कि तुम उसके कॉलेज के फ्रेंड हो और काफ़ी पैसे वाले हो, और भी कुछ ऐसी ही नॉर्मल सी बातें, इसके अलावा और कुछ नहीं। संजय ने कहा, चलो अब वह सब छोड़ो, मैं अपने बारे में तुम्हें सब कुछ डिटेल में बता दूंगा। अब तुम जल्दी से श्वेता से तलाक ले लो और फिर मेरे साथ चलो। ये कहते हुए संजय ने अपना हाथ नीलेश की तरफ बढ़ाया और नीलेश घबरा कर खड़े हो गए। वह कहने लगे कि तुम शायद पागल हो गए हो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। संजय ने कहा, मैं तुम्हें बिल्कुल सही समझ रहा हूँ, तुम वह नहीं हो जो तुम सोच रहे हो, इसीलिए तो तुम श्वेता के साथ अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो। मुझे पता है कि यही वजह है। नीलेश ने कहा, नहीं, तुम नहीं जानते, ये वजह नहीं है। वह बेचारे बुरी तरह से घबरा रहे थे और उनकी घबराहट देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि बेकार ही नीलेश को मैं इतना परेशान कर रही हूँ, इसीलिए मैं भी तुरंत ही वहाँ पहुँच गई। मुझे देखते ही नीलेश मुझसे रिक्वेस्ट करने लगे कि प्लीज़ श्वेता, मुझे इस संजय से बचा लो। देखो ना, ये ना जाने क्या क्या बोल रहा है। मैंने अपनी हंसी को कंट्रोल किया। फिर मैंने नीलेश को बताया कि दरअसल संजय को लड़कियों में नहीं, लड़कों में इंटरेस्ट है, इसीलिए जब तुमने मुझ पर संजय को लेकर शक किया तो मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि संजय वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे थे। पर तुम तो उस वक्त गुस्से में कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थे। मेरी बात सुनकर नीलेश के तो होश ही उड़ गए। नीलेश ने तुरंत ही संजय के सामने हाथ जोड़ लिए और कहने लगे कि देखो भैया, मुझे माफ़ कर दो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं अपनी बीवी को बहुत प्यार करता हूँ और बस उसी के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, और आज मैं यहाँ पर अपने रिश्ते की नई शुरुआत करने के लिए ही आया था। लेकिन इसी बीच तुम टपक पड़े। नीलेश बेचारे बुरी तरह से संजय के आगे गिड़गिड़ाने लगे। ये देखकर संजय का तो दिल ही टूट गया, लेकिन फिर भी संजय ने हम दोनों के रिश्ते की नई शुरुआत को लेकर हमें शुभकामनाएं दी और फिर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद हम घर वापस आ गए। मैंने नीलेश से कहा कि कम से कम अब तो बताओ कि आखिर हमारा रिश्ता आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, उसकी वजह क्या है। इसके बाद नीलेश ने बताया कि दरअसल उन्हें कुछ मर्दाना कमजोरी है जिस वजह से वह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वह इस बारे में किसी से बात भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें इस सब को लेकर बहुत शर्म आती है। मैंने नीलेश से कहा कि इतनी छोटी सी बात के लिए आपने इतना ज़्यादा सबको परेशान कर दिया।
यहाँ तक कि आपने मुझ पर शक भी किया और हमारा रिश्ता भी टूटने की कगार पर आ गया था। अगर आप ये बात मुझे या पापा जी को पहले ही बता देते तो अब तक तो आपका इलाज करवा कर आपको ठीक करवा लिया जाता। इसके बाद नीलेश ने मुझसे माफ़ी मांगी, कहा कि मेरी ही गलती है, मैं न जाने क्यों अपनी बात ठीक से कह ही नहीं पाता हूँ। मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें ये बात बताऊँगा तो शायद तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। मैंने कहा, तो जब नहीं बता रहे थे तब भी तो छोड़कर जा ही रही थी ना। इस बात पर मैं और नीलेश दोनों ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उस दिन के बाद से हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया। इधर नीलेश का इलाज शुरू हो गया और धीरे धीरे नीलेश ठीक होने लगे। आज मेरी और नीलेश की शादी को पूरे 2 साल हो चुके हैं और हमारा एक बेटा भी है और मैंने घर में ही ब्यूटी पार्लर भी खोल लिया है। मेरे बेटे का ख्याल मेरे ससुर जी रखते हैं और मैं आराम से घर से ही अपना पार्लर चलाती हूँ। और सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो नीलेश जैसा पति और ऐसे ससुर जी मुझे मिले। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।